नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग शिवाजी के उत्तराधिकारी एवं पेशवा से संबंधित बचे हुए प्रश्नों को प्रश्नोत्तर के माध्यम से सॉल्व करेंगे तथा व्याख्या के माध्यम से पूरे कंसेप्ट को भी क्लियर करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 30 तक जितने भी प्रश्न MCQ बनते थे उनको सॉल्व कर लिया था। ठीक है, तो आज इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग 31वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जिन लोगों ने हमारा कल का वीडियो नहीं देखा होगा वो ज़रूर पहले पिछला वीडियो देख ले, उसके बाद आज का वीडियो देखना स्टार्ट करें, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोगों ने 1 से लेकर 30 तक MCQ को सॉल्व कर लिया था। शिवाजी के उत्तराधिकारी एवं पेशवाओं से संबंधित प्रश्नों के तहत आज 31वें प्रश्न की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं दोस्तों। और 31वां प्रश्न है, पालखेड़ा का युद्ध किनके किनके बीच लड़ा गया था। ऑप्शन है आपके सामने, निजाम और मराठों के बीच, निजाम और मुगलों के बीच, मराठों और मुगलों के बीच, मराठों और अंग्रेजों के बीच। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, निजाम और मराठों के बीच पालखेड़ा का युद्ध लड़ा गया था। चौथ और सौर देशमुखी के प्रश्न पर हैदराबाद के निजाम व बाजीराव प्रथम के बीच मुख्यतः दो संघर्ष हुए। पहला 1728 ईस्वी का पालखेड़ा का युद्ध, जिसमें निजाम पराजित हुआ और उसे मुंशी शिवगांव की संधि जो 1728 ईस्वी में हुई थी करनी पड़ी, तथा दूसरा युद्ध 1737-38 का भोपाल का युद्ध था। यहाँ भी निजाम पराजित हुए और उनको मराठों के साथ दुरई सराय की संधि करनी पड़ी। तो चौथ और सरदेशमुखी को लेकर निजाम और मराठों के बीच दो युद्ध लड़े गए। पहला युद्ध था पालखेड़ा का युद्ध, जो कि 1728 में लड़ा गया, और इस युद्ध की समाप्ति किससे हुई, तो मुंशी शिवगांव की संधि के साथ, जो कि 1728 ईस्वी में हुआ था। और फिर 1737 ईस्वी में ही भोपाल का युद्ध हुआ निजाम और मराठों के बीच, और इस युद्ध की समाप्ति हुई कौन सी संधि के साथ, दुरई सराय की संधि 1738 ईस्वी के साथ। और दोनों ही युद्धों में मराठों ने निजाम को पराजित किया था। ठीक है, तो इस व्याख्या में आपको 4 प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1728 ईस्वी को मराठों और निजाम के बीच हुए मुंशी शिवगांव की संधि की शर्तों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। अब नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से गलत कथन को चुनना है। ऑप्शन ए है, निजाम साहू को चौथ और सरदेशमुखी का शेष धन प्रदान करेगा। निजाम को उन समस्त व्यक्तियों को रखना पड़ा जिन्हें मराठों ने कर वसूल करने के लिए नियुक्त किया था। ऑप्शन सी है, निजाम ने साहू को समस्त महाराष्ट्र का स्वामी स्वीकार कर लिया। ऑप्शन डी, निजाम ने संभाजी द्वितीय को पन्हाला भेजना स्वीकार कर लिया। और ऑप्शन ई है, उपरोक्त सभी कथन सही है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ई, यानी उपरोक्त सभी कथन ही सही है। यानी मुंशी शिवगांव की संधि का इतिहास में अपना महत्व है, क्योंकि इसके अनुसार निजाम ने 1719 ईस्वी की संधि में दिए हुए मराठों के अधिकार को विधिवत स्वीकार कर लिया था। निजाम की इस हार ने दक्कन में मराठों की सर्वोच्चता स्वीकार स्थापित हो गई। तो 1719 ईस्वी में मुगलों की जो सेनापति थे हुसैन अली ने, वो दिल्ली की संधि के तहत मराठों को बहुत सारे अधिकार दिए थे, और उस अधिकार की पूर्ति किस संधि के तहत हुई, तो मुंशी शिवगांव की संधि निजाम और मराठों के बीच जो हुई थी उसके अनुसार हुई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1738 ईस्वी को मराठों और निजाम के बीच हुए दुरई सराय की संधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन है आपके सामने, 1737 ईस्वी में भोपाल के निकट निजाम ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के समर्थन से एक बहुत बड़ी सेना एकत्र की। बाजीराव प्रथम ने तत्परता से निजाम को घेर लिया और बिना युद्ध के निजाम को जनवरी 1738 ईस्वी में दुरई सराय की संधि के लिए बाध्य कर दिया। ऑप्शन सी, इस संधि के अनुसार निजाम ने संपूर्ण मालवा और नर्मदा तथा चंबल नदी के बीच
कि समस्त भूमि बाजीराव प्रथम को देने के साथ साथ 50 लाख रुपया भी देना स्वीकार किया। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी विकल्प सही है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सभी विकल्प सही है। इस संधि के पश्चात निजाम ने बाजीराव से पूर्ण पराजय मान ली। बाजीराव प्रथम जो था भारत में विख्यात हो गया। तो निजाम और मराठों के बीच दो संधि हुई थी, एक मुंशी सिंहगांव की संधि जो 1728 ईस्वी में, और दूसरी 1738 ईस्वी में दुरई सराय की संधि। ठीक, और इन दोनों संधियों से जो दक्षिण में था, दक्षिण में मराठों की आधिपत्य स्थापित हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात को किस वर्ष बाजीराव प्रथम ने मराठा साम्राज्य में मिला लिया? ऑप्शन है आपके सामने 1730, 1734, 1740, 1750। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 1730। गुजरात को बाजीराव प्रथम ने 1730 ईस्वी में मराठा में मिला लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सूबेदार मोहम्मद खां बंगश के आक्रमण से बचने के लिए किस बुंदेल नरेश ने मराठों से सहायता मांगी थी? ऑप्शन है आपके सामने दया बहादुर, छत्रसाल, श्रीपद राव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी छत्रसाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विजय के दौरान बाजीराव प्रथम की मुलाकात मस्तानी नामक एक युवती से हुआ? आपने फिल्म देखा होगा बाजीराव मस्तानी, इन्हीं बाजीराव प्रथम पे यह आधारित थी। ऑप्शन है आपके सामने कोंकण विजय, मालवा विजय, गुजरात विजय, बुंदेलखंड का विजय। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी बुंदेलखंड का विजय। ठीक, बुंदेलखंड के ही राजा थे छत्रसाल, और जब मराठों ने मुगलों के खिलाफ जब छत्रसाल की सहायता की तो इसी से खुश होकर उन्होंने एक दरबार लगाया जिसमें मस्तानी नामक नर्तकी को बुलाया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुंदेलखंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है आपके सामने 1728 ईस्वी में मराठों ने मुगलों द्वारा सभी विजित बुंदेलखंड के प्रदेशों को छीन लिया तथा छत्रसाल को वापस कर दिया। ऑप्शन बी है कृतज्ञ होकर छत्रसाल ने पेशवा की शान में एक दरबार का आयोजन किया। ऑप्शन सी दरबार में एक सुंदर नर्तकी मस्तानी को पेश किया गया। ऑप्शन डी कालपी, सिरोज, सागर, भाठा, कूच, झांसी तथा हृदयनगर पेशवा को निजी जागीर के रूप में भेंट किया गया। किसके तरफ से? छत्रसाल, बुंदेलखंड के छत्रसाल के तरफ से। और ई ऑप्शन है उपयुक्त सभी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ई, यानी उपरोक्त जितने भी ये जो विकल्प है ये सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 500 घुड़सवारों के साथ दिल्ली के मुगल बादशाह को आतंकित करने वाला पेशवा कौन था? ऑप्शन है आपके सामने ए बाजीराव द्वितीय, बी रघुनाथ राव, सी बालाजी बाजीराव, डी बाजीराव प्रथम। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी बाजीराव प्रथम। दिल्ली 29 मार्च 1737 ईस्वी को बाजीराव प्रथम दिल्ली केवल 500 घुड़सवारों के साथ पहुंचा और वहां 3 दिन तक ठहरा और मुगल बादशाह को आतंकित कर दिया। फलतः मालवा की सूबेदारी तथा 13 लाख की वार्षिक नगद धनराशि की अदायगी का आश्वासन दिए जाने पर वापस लौट गया। इस आक्रमण से मुगल सम्राट का खोखलापन स्पष्ट हो गया। यानी 1737 आते आते मुगल बादशाह इतना कमज़ोर हो गया था कि मात्र 500 घुड़सवारों के साथ पूरे दिल्ली को आतंकित कर दिया था। किसने? बाजीराव प्रथम ने। और इसने ही कहा था कि जर्जर वो पेड़ हो चुका है, इसकी शाखा पर प्रहार किया जाए जिससे अटक से लेकर कटक तक मुगल पताका फहरा दिया जाएगा। किसने कहा था? बाजीराव प्रथम ने साहू जी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल युद्ध की समाप्ति किस संधि के साथ हुई थी? तो आपको याद होगा पिछले व्याख्या में भोपाल युद्ध 1737 में लड़ा गया था, तो उसके बाद एक संधि हुई थी जिसका क्या नाम था? ऑप्शन है आपके सामने वारणा की संधि, ऑप्शन बी दुरई सराय की संधि, ऑप्शन सी बसीन की संधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी दुरई सराय की संधि जो 1738 ईस्वी में निजाम और मराठों के बीच हुआ था। 1737 ईस्वी में मुगल बादशाह मुहम्मद शाह मराठों से बदला लेने के उद्देश्य से निजाम को मराठों के विरुद्ध भेजा, किंतु भोपाल के निकट हुए युद्ध में बाजीराव ने निजाम को घेरकर संधि के लिए विवश कर दिया और 1738 ईस्वी में दुरई सराय की संधि हुई जो पूर्णतः मराठों के पक्ष में था।
जब 1737 में बाजीराव प्रथम ने दिल्ली जाकर 500 घुड़सवारों के साथ मुगल बादशाह को आतंकित किया, तो उसके बाद बदला लेने के लिए उन्होंने निजाम को उकसाया और निजाम को मराठों के विरुद्ध भेजा भोपाल के युद्ध में, और भोपाल के युद्ध में निजाम को बाजीराव प्रथम ने पराजित भी किया और दुरई सराव की संधि हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी यूरोपीय शक्ति के विरुद्ध मराठों की पहली विजय कौन सी थी? ऑप्शन है आपके सामने, ए सालसेट का विजय, बी बसीन का विजय, सी कोंकण का विजय, डी बीजापुर का विजय। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी बसीन का विजय। किसी यूरोपीय शक्ति के विरुद्ध बसीन की विजय मराठों की पहली जीत थी। मराठों ने 1739 ईस्वी में चिमना जी के नेतृत्व में बसीन को पुर्तगालियों से छीन लिया, साथ ही सालसेट पर भी अधिकार कर लिया। आपको याद होगा कि पुर्तगालियों ने बसीन पर अधिकार कर लिया था और वही बसीन पर फिर मराठों ने पुर्तगालियों से 1739 ईस्वी में अधिकार कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजीराव प्रथम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के पश्चात दिए गए विकल्प से सही उत्तर का चयन करिए। तो कथन है फिर विकल्प है। कथन एक, बाजीराव प्रथम ने पेशवा की श्रेष्ठता को स्थापित किया, संभाजी द्वितीय को परास्त करके साहू से उसकी प्रतिद्वंदिता को समाप्त किया। कथन एक है। कथन दो, निजाम को निरंतर परास्त किया, कोंकण में साहू की शक्ति को स्थापित किया तथा मराठा शक्ति को पहली बार उत्तर भारत के विस्तृत और उपजाऊ भूप्रदेश में फैला दिया। कथन 30, गुजरात, मालवा, बुंदेलखंड आदि पर मराठों की सत्ता स्थापित हुई और मराठों के आक्रमण दिल्ली तक होने लगे। देखे भी थे कि 1737 ईस्वी में 500 घुड़सवारों के साथ ही दिल्ली पर अधिपत्य कर लिया था, आतंकित कर दिया था। और कथन 4 है, अपने 20 वर्ष के कार्यकाल में पेशवा बाजीराव ने मराठों को भारत की सर्वश्रेष्ठ शक्ति बना दिया, यही उसकी महानता थी। तो ये चारों ही कथन सही है। बाजीराव के प्रथम में उपरोक्त चारों ही कथन सही है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने जीवन के अंतिम दिनों में बाजीराव प्रथम ने मुगल सूबों को कितने मराठा सरदारों के प्रभाव क्षेत्र में विभाजित कर दिया? अब लगभग अधिकांश मुगल क्षेत्रों को बाजीराव प्रथम ने जीत लिया था और मराठों के अधीन कर लिया था। अब इतने बड़े मराठा साम्राज्य को उन्होंने 4 सरदारों के बीच बांट दिया। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 4। अपने जीवन के अंतिम दिनों में पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल सूबे को मराठा सरदारों के प्रभाव क्षेत्र में विभाजित कर दिया। ये मराठा सरदार गायकवाड़, सिंधिया, भोंसले तथा होलकर थे, जिन्होंने बाद में स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ है शहर का नाम और दूसरे तरफ वंश का नाम, जो मराठा वंश थे। तो नागपुर, बड़ौदा, इंदौर, ग्वालियर। दूसरे तरफ है भोंसले, गायकवाड़, होलकर और सिंधिया। किसने किसकी कहाँ राजधानी थी, यानी कहाँ से अपना शासन संभालते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए का 1 यानी नागपुर, भोंसले, बी का बड़ौदा, गायकवाड़, इंदौर, होलकर और ग्वालियर, सिंधिया, यानी सी उत्तर इसका सही होगा। अपने जीवन के अंतिम दिनों में पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल सूबे को मराठा सरदारों के प्रभाव क्षेत्र में विभाजित कर दिया। ये मराठा सरदार गायकवाड़, सिंधिया, भोंसले तथा होलकर थे, जिन्होंने बाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। और ये स्वतंत्र राज्य थे नागपुर के भोंसले, बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर और ग्वालियर के सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजीराव प्रथम के बाद किसे पेशवा बनाया गया? ऑप्शन है आपके सामने, माधवराव को, नारायण राव को, रघुनाथ राव को, बालाजी बाजीराव को। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी बाजीराव प्रथम के पुत्र बालाजी बाजीराव को। पेशवा बाजीराव की मृत्यु के पश्चात साहू ने उसके बड़े पुत्र बालाजी बाजीराव, जिसे नाना साहब भी कहते थे, को पेशवा के पद पर नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालाजी बाजीराव ने अपने राजधानी सत्तारा से कहाँ स्थानांतरित किया? ऑप्शन है आपके सामने, पूना, नागपुर, इंदौर, ग्वालियर। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए पूना। बालाजी बाजीराव ने राजधानी को सत्तारा से पूना स्थानांतरित किया था।
बालाजी बाजीराव को पेशवा के पद दिए जाने का विरोध किसने किया था? ऑप्शन है आपके सामने रघुजी भोसले, माधव सिंह, चिमनाजी अप्पा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों रघुजी भोसले। रघुजी भोसले के नेतृत्व में अन्य मराठा सरदारों ने साहू द्वारा बालाजी बाजीराव को पेशवा बनाए जाने का विरोध किया, लेकिन साहू ने उसके विरोध की चिंता नहीं की तथा 1740 ईस्वी में बालाजी बाजीराव पेशवा के रूप में कार्य करने लगा। तो बालाजी बाजीराव कब पेशवा बना? 1740 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष मुगल बादशाह अहमद शाह ने मराठों को संपूर्ण भारत में चौथ वसूल करने का अधिकार दे दिया? ये बहुत बड़ा अधिकार था। ऑप्शन है आपके सामने 1749, 1750, 1752, 1755। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1752। पेशवा बालाजी बाजीराव व मुगल बादशाह अहमद शाह के मध्य 1752 ईस्वी में एक संधि हुई, जिसके अनुसार मुगल बादशाह ने मराठों को संपूर्ण भारत में चौथ वसूलने का अधिकार दे दिया और उसके बदले में मराठों ने अवसर पड़ने पर मुगल बादशाह को सहायता देने का वायदा किया। इस संधि से मराठे प्रत्यक्ष रूप से दिल्ली की राजनीति से जुड़ गए तथा मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। पूरे भारत में मुगल बादशाह ही मान्य था और मुगल बादशाह को से ये संधि करवा लिया बालाजी बाजीराव ने कि अब पूरे देश मुगल क्षेत्र में चौथ वसूल किया जाएगा। चौथ एक कर था मराठा क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रघुनाथ राव के नेतृत्व में मराठों ने कितनी बार दिल्ली पर आक्रमण किया? ऑप्शन है आपके सामने 2 बार, 3 बार, 4 बार, 6 बार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 2 बार। रघुनाथ राव के नेतृत्व में मराठों ने 2 बार दिल्ली पर आक्रमण किया। पहली बार 1754 ईस्वी में वह दिल्ली पहुंचा और वजीर गाजिउद्दीन की सहायता से अहमद शाह को सिंहासन से हटाकर आलमगीर द्वितीय को मुगल बादशाह बनाया। दूसरी बार उसने 1757 ईस्वी में पुनः दिल्ली पर आक्रमण किया तथा अहमद शाह अब्दाली के प्रतिनिधि नजीबुद्दौला को मीर बख्शी पद से हटाकर अहमद शाह बंगस को उस पद पर नियुक्त किया। अब अहमद शाह अब्दाली वही है जो पानीपत के तीसरे युद्ध में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यही कारण बना अहमद शाह अब्दाली को भारत पे आक्रमण करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको पराजित करके रघुजी भोसले ने पंजाब, सरहिंद तथा लाहौर पर अधिकार कर लिया? ऑप्शन है आपके सामने अहमद शाह बंगस, नजीबुद्दौला, अहमद शाह अब्दाली, तैमूर शाह। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, तैमूर शाह। रघुनाथ राव ने मल्हार राव होलकर के साथ मिलकर पंजाब पर आक्रमण किया। पंजाब पर अहमद शाह अब्दाली के पुत्र तैमूर शाह के अधिकार में था। उस समय जब पंजाब पर आक्रमण किया तो पंजाब पे शासन किसका था? तैमूर शाह, जो कि अहमद शाह अब्दाली का पुत्र था। मराठों ने तैमूर शाह को पराजित कर पंजाब, सरहिंद तथा लाहौर पर अपना अधिकार कर लिया। यह सब अब्दाली के लिए असह्य था, जिसका परिणाम पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। अभी पिछले क्वेश्चन में क्या था कि अहमद शाह अब्दाली का जो प्रतिनिधि था नजीबुद्दौला, जो दिल्ली में था, मीर बख्शी के पद पर था, उसको भी हटा दिया था रघुनाथ राव ने और वहाँ पे अहमद शाह बंगस को बैठा दिया। फिर पंजाब में आक्रमण करके उसके पुत्र से पंजाब, सरहिंद और लाहौर छीन लिया और यह सब का परिणाम हुआ पानीपत का तृतीय युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन है आपके सामने 1757, 1761, 1764, 1765। तो 1757 में प्लासी का युद्ध, 1761 सही होगा उत्तर। 1761 में ही पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। 1764 में बक्सर का युद्ध और 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। ठीक, तो इसका सही उत्तर होगा 1761। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत के तृतीय युद्ध किनके किनके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन है आपके सामने अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, अहमद शाह अब्दाली और मुगलों के बीच, नादिर शाह और मराठों के बीच, नादिर शाह और अंग्रेजों के बीच। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। पानीपत का तृतीय युद्ध बालाजी बाजीराव के समय की प्रमुख घटना थी। यह युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ।
यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली जो कि अफगानी था तथा मराठों के मध्य हुआ। युद्ध में मराठों की बुरी तरह पराजय हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? ऑप्शन है आपके सामने, सदाशिव राव भाऊ, विश्वास राव, ए और बी दोनों, बालाजी बाजीराव। तो इस युद्ध में सदाशिव भाऊ और विश्वास राव दोनों ही युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे मराठों की तरफ से। पानीपत के तृतीय युद्ध का नेतृत्व पेशवा बालाजी बाजीराव का चचेरा भाई सदाशिव राव भाऊ और पेशवा का पुत्र विश्वास राव कर रहे थे। दूसरी ओर अहमद शाह अब्दाली के साथ अवध का नवाब सुजाऊ दौला भी था। अवध का नवाब जो बक्सर के युद्ध में भाग लिया था, सुजाऊ दौला, वह अहमद शाह अब्दाली का साथ दे रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से तोपखाने का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है आपके सामने, जनकोजी सिंधिया, महादजी सिंधिया, तुक्कोजी सिंधिया, इब्राहिम गार्गी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, इब्राहिम गार्गी। इब्राहिम गार्गी के तोपखाने ने अब्दाली की सेना को बहुत हानि पहुंचाई, परंतु शाम तक संपूर्ण मराठा सेना भाग गई अथवा कत्ल कर दी गई। पेशवा का ज्येष्ठ पुत्र विश्वास राव, सदाशिव राव, जसवंत राव पवार, तुक्कोजी सिंधिया आदि युद्ध में मारे गए। इब्राहिम गार्गी और जानकोजी सिंधिया बाद में कत्ल कर दिए गए। महादजी सिंधिया घायल होकर भाग गया। तो पानीपत में मराठों के तोपखानों का नेतृत्व इब्राहिम गार्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में संभवतः ही कोई ऐसा परिवार होगा जिसने कोई न कोई संबंधी न खोया हो तथा कुछ परिवारों का तो सर्वनाश ही हो गया। पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में यह कथन किनका है? ऑप्शन है आपके सामने, जे.एन. सरकार, आर.बी. सरदेसाई, काशीराज पंडित और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जे.एन. सरकार। जे.एन. सरकार के अनुसार यह कथन जे.एन. सरकार ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत के तृतीय युद्ध का आंखों देखा वर्णन किसने किया? ऑप्शन है आपके सामने, जे.एन. सरकार, आर.बी. सरदेसाई, काशीराज पंडित, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों काशीराज पंडित। पानीपत के तृतीय युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी काशीराज पंडित ने मराठों के पराजय की सूचना बालाजी बाजीराव को एक व्यापारी द्वारा कूट संदेश के रूप में पहुंचाया। मतलब एक कहावत के रूप में यह लिखकर एक व्यापारी द्वारा यह समझाया था। ठीक है, जिसने कहा कि एक कूट कहावत बोलकर भेजा था व्यापारी को। क्या कूट क्या था? 2 मोती विलीन हो गए, 27 सोने की मुहरें लुप्त हो गई और चांदी तथा तांबे की तो पूरी गणना ही नहीं की जा सकती है। युद्ध के क्षति के बारे में उन्होंने बताया था। अर्थात युद्ध के दौरान 2 मोती हो गए, सदाशिव भाऊ और विश्वास राव तथा अनेक योग्य मराठा सरदार मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत के तृतीय युद्ध में यह निश्चित नहीं किया ने यह निश्चित नहीं किया कि भारत पर कौन शासन करेगा, बल्कि यह निश्चित किया कि भारत पर कौन शासन नहीं करेगा। यह किस इतिहासकार का कथन है? ऑप्शन है आपके सामने, जे.एन. सरकार, आर.बी. सरदेसाई, काशीराज पंडित, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, आर.बी. सरदेसाई। आर.बी. सरदेसाई ने यह कहा था कि पानीपत के तृतीय युद्ध यह निश्चित नहीं किया कि भारत में कौन शासन करेगा, बल्कि यह निश्चित करेगा कि कौन शासन नहीं करेगा, यानी मराठा शासन नहीं करेगा। जे.एन. सरकार ने कहा था, जे.एन. सरकार का कथन था कि महाराष्ट्र में संभवतः कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जिसने कोई न कोई संबंधी न खोया हो। और काशीराज पंडित ने जो कि पानीपत के तृतीय युद्ध का आंखों देखा वर्णन प्रस्तुत किया था। ठीक है, मोतियों से संबंधित जो उनकी कहावत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशवा बालाजी बाजीराव की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन है आपके सामने 1761, 1764, 1763, 1771। तो इसका सही उत्तर होगा जिस वर्ष पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ उसी वर्ष पेशवा बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई, यानी 1761। पानीपत के युद्ध के विनाश के धक्के को बालाजी अधिक समय तक बर्दाश्त न कर सका।
23 जून 1761 ईस्वी को पेशवा बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र माधवराव प्रथम पेशवा बना, जो 1761 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक पेशवा रहा, परंतु उस समय वह अल्पवयस्क था, इसलिए शासन कार्य उसके चाचा रघुनाथ राव या राघोबा के हाथों में रहा। माधवराव प्रथम अल्पवयस्क के होने के कारण शासन की संपूर्ण बागडोर किसके हाथों में चली गई? रघुनाथ राव, जो कि कौन था? रघुनाथ राव का चाचा था, माधवराव का चाचा था, यानी बालाजी बाजीराव के भाई थे रघुनाथ राव। इन्होंने ही कई बार दिल्ली पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहासकार सरदेसाई ने किस पेशवा को पेशवाओं में सबसे महान पेशवा बतलाया है? ऑप्शन है आपके सामने माधवराव प्रथम, नारायण राव, विश्वास राव, माधवराव द्वितीय। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों माधवराव प्रथम, जो कि बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे, और 1761 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। अल्पवयस्क होने के कारण रघुनाथ राव ने कुछ दिनों तक शासन की बागडोर संभाली थी। तो माधवराव प्रथम अत्यंत प्रतिभाशाली और गुण संपन्न शासक था। इतिहासकार सरदेसाई ने माधवराव को पेशवाओं में सबसे महान पेशवा कहा था। किनको? माधवराव प्रथम को। किसने कहा था? तो इतिहासकार BN सरदेसाई, इनका पूरा नाम है RB सरदेसाई। RB सरदेसाई ने माधवराव प्रथम को पेशवाओं में सबसे महान पेशवा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पेशवा ने निजाम को 2 बार और हैदर अली को 4 बार परास्त किया था? ऑप्शन है आपके सामने माधवराव प्रथम, नारायण राव, विश्वास राव, माधवराव द्वितीय। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, माधवराव प्रथम। माधवराव प्रथम ने अपनी सारी कठिनाइयों का सफलता से सामना किया और अपनी योग्यता का परिचायक दिया। उसने 2 बार निजाम की सेना को तथा 1772 ईस्वी तक 4 बार हैदर अली को परास्त किया। हैदर अली मैसूर का सुल्तान था। ठीक है। पेशवा माधवराव ने विद्रोही बन चुके रघुनाथ राव को 1768 ईस्वी में परास्त करके कैद में डाल दिया, और रघुनाथ राव, जो कि जब माधवराव प्रथम अल्पवयस्क थे तो रघुनाथ राव के संरक्षण में ही राजकाज संभाला गया, लेकिन जैसे जैसे माधवराव वयस्क होते गए वो रघुनाथ राव के जो अंडर में काम कर रहे थे उससे उन्होंने छुटकारा पा लिया, और जिससे रघुनाथ राव इसको बर्दाश्त नहीं कर सका और माधवराव के विरुद्ध ही बगावत कर दिया। तो अंततः उस विद्रोह को दबाया किसने? माधवराव प्रथम ने, और रघुनाथ राव को कैद में डाल दिया, अपने चाचा को ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इतिहासकार ने माधवराव प्रथम की मृत्यु पर कहा कि उसकी मृत्यु मराठों के लिए पानीपत की पराजय से भी अधिक हानिकारक सिद्ध हुआ? ऑप्शन है आपके सामने ग्रांट डफ, सरदेसाई, JN सरकार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, ग्रांट डफ। चूँकि पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद मराठा काफ़ी कमज़ोर हो गए थे, लेकिन माधवराव प्रथम ने धीरे धीरे अपने 12 वर्षों के काल में मराठों को अपनी पुरानी खोई हुई जो सम्मान था उसको वापस दिलाने के राह पे अग्रसर थे। लेकिन जैसे ही उनकी मृत्यु हुई, वह जो विकास की गति थी मराठों की अचानक रुक गई। इसीलिए इतिहासकार ग्रांट डफ ने उनके मृत्यु को पानीपत से भी बड़ा पराजय माना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मराठा ने भागे हुए मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को अपने संरक्षण में मुगल सिंहासन पर पुनः 1772 ईस्वी में बैठाया? ऑप्शन है आपके सामने मल्हार राव होलकर, माधवराव प्रथम, नारायण राव और बाजीराव द्वितीय। तो इसका सही उत्तर होगा मल्हार राव होलकर। तो जैसा आपको पता है कि 4 स्वतंत्र राज्य मराठा सरदारों ने 4 स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की थी, उन्हीं में से एक थे मल्हार राव होलकर। होलकर मराठा जो थे उनमें मल्हार राव होलकर थे। और जैसा कि आपको पता है कि इलाहाबाद की संधि के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद और इलाहाबाद संधि के बाद मुगल बादशाह को अंग्रेज़ों ने क्या कर दिया था? अपदस्थ कर दिया था, उनको पेंशन पे भेज दिया था।
लेकिन 1772 में मल्हार राव होलकर ने पुनः शाह आलम द्वितीय जो थे मुगल बादशाह, उनको मुगल सिंहासन पर बैठाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पेशवा के काल में सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार हुआ? ऑप्शन है आपके सामने बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, माधवराव प्रथम। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बाजीराव प्रथम। बालाजी बाजीराव जो 1720 ईस्वी से 1740 ईस्वी से 1761 ईस्वी तक पेशवा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पेशवा की प्रशस्ति में यह कहा गया कि मराठा घोड़ों ने कन्याकुमारी से लेकर हिमालय के झरनों तक अपनी प्यास बुझाई। किस पेशवा के बारे में यह कथन कहा गया है? बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, माधवराव प्रथम। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बालाजी बाजीराव। इसी के काल में पानीपत का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की तृतीय लड़ाई के समय दिल्ली का शासक कौन था? ऑप्शन है आपके सामने मुहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों शाह आलम द्वितीय। बक्सर के युद्ध के समय भी यही था, इलाहाबाद की संधि भी यही किया था। इसी को 1772 ईस्वी में मल्हार राव होलकर ने पुनः दिल्ली के सिंहासन पर बैठाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा संघ में फूट डालने वाला व्यक्ति कौन था? ऑप्शन है आपके सामने रघुनाथ राव, विश्वास राव, बाजीराव द्वितीय। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए रघुनाथ राव। माधवराव प्रथम के अल्पवयस्क होने के कारण शासन की सारी शक्तियां उसके चाचा रघुनाथ राव के हाथों में केंद्रित थी। रघुनाथ राव स्वयं स्वार्थी और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। जब माधवराव कुछ समझदार हुआ तो उसने शासन शक्ति अपने हाथ में ले ली, जिससे रुष्ट होकर रघुनाथ राव, जिसे राघोबा भी कहा जाता था, माधवराव के विरुद्ध शत्रुओं को भड़काने और मराठा सरदारों के बीच फूट डालने का कुचक्र रचता रहा, जिसके बाद उसे पराजित करके कैद में डाल दिया था। किसने? माधवराव प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन मुस्लिम सेनानी मराठा की ओर था? ऑप्शन है आपके सामने शुजाउद्दौला, नजीबुद्दौला, सादुल्ला, इब्राहिम गार्गी। तो मराठों के तोपखान किसके हाथ में थी? इब्राहिम गार्गी थे। और बाकी इब्राहिम गार्गी के अलावा सारे जो शुजाउद्दौला, नजीबुद्दौला, सादुल्ला, ये सभी अहमद शाह अब्दाली की ओर से लड़ रहे थे। इब्राहिम गार्गी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पेशवा की मृत्यु क्षय रोग से हो गई? से हो गई थी। ऑप्शन है आपके सामने रघुनाथ राव, माधवराव प्रथम, विश्वास राव, बाजीराव द्वितीय। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों माधवराव प्रथम। माधवराव प्रथम की मृत्यु क्षय रोग से हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मराठा सरदार ने अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को पराजित किया? तो पेशवा को किस मराठा सरदार ने पराजित किया? होलकर, सिंधिया, गायकवाड़, भोसले। तो इसका सही उत्तर होगा होलकर। होलकरों की राजधानी इंदौर थी। सर्वप्रथम मल्हार राव होलकर ने इंदौर में स्वयं की सत्ता स्थापित की तथा मालवा, पूर्वी गुजरात एवं खानदेश से चौथ वसूल करने का अधिकार प्राप्त किया। आगे चलकर इसी वंश के जसवंत राव होलकर ने अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहिल्याबाई मराठा सरदारों के किस वंश से संबंधित थी? ऑप्शन है आपके सामने सिंधिया, गायकवाड़, होलकर, भोसले। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों होलकर। होलकर वंश की पुत्रवधू अहिल्याबाई होलकर ने इस वंश की गौरव को शिखर पर पहुंचाया था और यह 1766 से 1795 ईस्वी तक अपना पराक्रम दिखाई थी। अहिल्याबाई किस मराठा से संबंधित थी? तो होलकर वंश से। मराठा साम्राज्य का अंतिम छत्रपति कौन था? छत्रपति चूंकि पेशवा के बाद से, पेशवा शाहू के बाद से ही निष्क्रिय हो गए थे और 1750 के संगोली के संधि में पेशवा ही मराठों के सर्वोच्च पद हो गया। पेशवा पद को सर्वोच्च मान ली गई। फिर भी छत्रपति कुछ दिनों तक चलते रहे। और अंतिम पेशवा कौन थे? तो ऑप्शन है एक रघुजी भोसले, मुधोजी भोसले, अप्पा साहेब। इनमें से कोई नहीं। तो अंतिम छत्रपति अप्पा साहेब थे। 17 शासकों के अधीनस्थ थे। नागपुर के भोसले,
अप्पा साहेब मराठा साम्राज्य का अंतिम छत्रपति था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में ऐसे कौन दो मराठा राजवंश थे जो लगातार एक दूसरे के शत्रु बने रहे? सिंधिया और भोंसले, गायकवाड़ और सिंधिया, होलकर और सिंधिया, भोंसले और गायकवाड़। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, होलकर और सिंधिया हमेशा आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे, जिसके चलते मराठा काफ़ी कमज़ोर हो गया इनके आपसी युद्ध के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पेशवा ने आत्महत्या कर ली थी? ऑप्शन है माधवराव, नारायण राव, माधवराव द्वितीय, बाजीराव प्रथम। तो माधवराव प्रथम क्षय रोग से मरा था। आत्महत्या कितने की थी? ऑप्शन सी, माधवराव द्वितीय ने। पेशवा माधव नारायण राव या माधवराव द्वितीय का एक और नाम था माधव नारायण राव, जो कि 1774 से 1796 ईस्वी तक पेशवा रहा, के शासन काल में मराठा शक्ति के दो मुख्य सूत्रधार थे, एक महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। महादजी सिंधिया की मृत्यु के पश्चात सारी शक्ति नाना फडणवीस के हाथों में सीमित हो गई और नाना फडणवीस पूना से शासन करते थे और पेशवा चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। अंततः 1796 ईस्वी में पेशवा भी आत्महत्या कर ली। किसने? माधव नारायण राव या माधवराव द्वितीय ने। पेशवा इतने कमजोर हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी और बाजीराव प्रथम दोनों में वह कौन सी समान विशेषता थी जिसने युद्धों में उनकी सफलता सुनिश्चित की? ऑप्शन है आपके सामने, हिंदू पदपातशाही, हिंदू राजाओं का समर्थन, छापामार युद्ध पद्धति, संगठित और प्रशिक्षित सेना। तो दोनों में एक चीज कॉमन थी, छापामार युद्ध पद्धति। ठीक है, तो इसी नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। एक तरफ युद्ध दिया गया है, युद्ध का नाम, और दूसरे तरफ वर्ष दिया गया है, यानी कौन युद्ध कब लड़ा गया, इसको मिलान करना है। फिर कूट के आधार पर उसको मिलान करना है। खेड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था, पालखेड़ा का युद्ध कब लड़ा गया, भोपाल का युद्ध कब लड़ा गया, पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया। अगर इस पूरे प्रश्नोत्तर की श्रृंखला को आप देखे होंगे तो ये सारे प्रश्न ऑलरेडी इस प्रश्न श्रृंखला में बनाए जा चुके हैं। तो खेड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1707 ईस्वी में, साहू और ताराबाई के बीच। पालखेड़ा का युद्ध कब लड़ा गया? मराठों और निजाम के बीच 1728 ईस्वी में, और पालखेड़ा युद्ध के बाद ही मुंशी शिवगांव की संधि हुई थी। भोपाल का युद्ध कब लड़ा गया था? 1737 ईस्वी में, मराठों और निजाम के बीच, और इसके बाद दुरई सराय की संधि हुई थी। पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 1761 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, जो कि ऑप्शन सी में है। ए का 4 यानी खेड़ा का युद्ध 1707, बी का 3 यानी पालखेड़ा का युद्ध 1728, सी का 2 यानी भोपाल का युद्ध 1737 और डी का 1 यानी पानीपत का युद्ध 1761। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और शायद इस श्रृंखला का अंतिम क्वेश्चन, मराठा साम्राज्य के उत्तराधिकारी और पेशवाओं का अंतिम क्वेश्चन होगा ये। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। एक तरफ संधि का नाम दिया गया है, दूसरे तरफ वर्ष दिया गया, यानी कौन सी संधि कब हुई थी, और इस कूट की सहायता से उसको मिलान करना है। मुंशी शिवगांव की संधि, दुरई सराय की संधि, दिल्ली की संधि, संगोली की संधि। दूसरे तरफ दिया गया 1750, 1738, 1728, 1719। तो मुंशी शिवगांव की संधि के बाद ही पालखेड़ा के युद्ध के बाद मुंशी शिवगांव की संधि हुई थी। कब? 1728 ईस्वी में। तो एक का हो जाएगा यहाँ पे ए बी सी डी छूट गया है। एक का हो जाएगा 3, ए का 3। दुरई सराय की संधि कब हुई थी? तो भोपाल का युद्ध जो 1737 ईस्वी में हुआ था, उसके बाद दुरई सराय की संधि 1738 ईस्वी में हुई थी। ए का 3, बी का 2। दिल्ली की संधि कब हुई थी? तो 1719 ईस्वी में। ठीक है, 1719 ईस्वी में मराठा और
अली बंधु जो था हुसैन अली, उसके बीच हुई थी दिल्ली की संधि, और संगोली की संधि हुई थी 1750 ईस्वी में। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी ए का 3 मुंशी शिवगांव की संधि 1728 ईस्वी में मराठा और निजाम के बीच, बी का 2 यानी दुरई सराय की संधि 1738 ईस्वी में मराठा और निजाम के बीच, सी का 4 यानी दिल्ली की संधि 1719 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ और हुसैन अली के बीच, और संगोली की संधि 1750 ईस्वी में सतारा और कोल्हापुर के बीच। ठीक है, और इसी के साथ शिवाजी के उत्तराधिकारी और पेशवाओं से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते थे उनको हम लोगों ने एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व कर लिया है, और व्याख्या के माध्यम से बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर कर लिए हम लोग। तो अगले क्लास में मराठा का जो अंतिम क्लास होगा उसमें आंगल मराठा युद्ध से संबंधित जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम लोग एमसीक्यू माध्यम से सॉल्व करेंगे, और फिर व्याख्या के माध्यम से उसके पूरे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, जिससे कि परीक्षा में हमें उस टॉपिक से कोई परेशानी ना हो। तो अगले क्लास जो कि मराठों का अंतिम क्लास होगा, और मराठा का जो पूरा मराठों से जितने भी प्रश्न बन सकते थे आप उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको यह प्रश्नोत्तर का जो सीरीज चल रहा है आधुनिक भारत का इतिहास आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और एक और सूचना, इस चैनल पे बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित बीपीएससी और सीडीपीओ से संबंधित बिहार विशेष से संबंधित एक श्रृंखला की भी शुरुआत की जा चुकी है। अगर आप बीपीएससी की फॉर्म भर रहे हैं तो आप उस सीरीज को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बिहार विशेष से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं, लगभग 25 से 30 प्रश्न आते हैं, और वे सारे प्रश्न उस सीरीज में आपको कवर करा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।